मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। यूं इस तरह ना रहा करो उदास, यूं ही इस तरह ना रहा करो उदास, तुम्हें भी देखकर कोई जीता होगा। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 1 के जी का पार्ट नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 16 से होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपने इसके पहले के पार्टों को नहीं देखा अर्थात पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि आपसे यहाँ पे एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपको घर बैठे फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं क्लास 12th की। तो आप देरी क्यों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़ना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पर फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या, पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन खुद बोला रहेगा कि इसको किस तरीके से चलना है, ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको खुद रास्ता दिखाएगा। तो इसी के सहारे हम चलते हैं। आपको पता है इसमें तुल्यता संबंध हम पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप तुल्यता संबंध पढ़ रहे हैं, तो तुल्यता संबंध से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब तुल्यता संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व ये बताएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 16 में सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है समुच्चय A बराबर यहां पे x belong to z such that 0 less than equal to x less than equal to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यानी R जो है यहां पर एक तुल्यता संबंध है, लेकिन ये जो आपका समुच्चय दिया गया है इसी का सहारा हमें लेकर चलना है। उसके बाद इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है। बोल रहा है R इक्वल टू A, B सच दैट मॉड A माइनस B, 4 का गुणज है। R बराबर यहां पे दिया है A, B सच दैट A इक्वल टू B। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब फिर नीचे बोल दे रहा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव कौन है ये आपको बताना होगा, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। और किसको सॉल्व करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को। और पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ समुच्चय दिया गया है, आप उसको पहले लिख लिया करिए, ठीक है। देखिए दिया क्या है, x belong to z such that 0 less than is equal to x और x जो है less than is equal to किसके है, 12 के। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपका समुच्चय दिया गया है। ये आपको हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है कि जो x का मान आप लेंगे 0 से छोटा नहीं ले सकते, लेकिन 0 के बराबर आप ले सकते हो। और x का जो मान लेंगे वो 12 से बड़ा नहीं ले सकते, 12 के बराबर तक आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, R इक्वल टू A, B ब्रैकेट के अंदर है और सच दैट माड में A माइनस B और 4 का क्या है, गुणज है, 4 का गुणज है। अब आप गुणज को देखकर घबरा गए होंगे कि गुणज क्या दे दिया, कबाहत हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप जो भी रिलेशन यहां पर निकालना वो किसका होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। और आपको पता है कि माड के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो बाहर निकलता है तो किसमें हो जाता है, प्लस में। तो आपको इसे A, B के रूप में चेंज करना है रिलेशनों को। और चेंज कैसे होगा, जैसा चेंज करना है ताकि उसका घटाने पर गुणज भी 4 से कटना चाहिए और वो संख्या 12 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और वो संख्या 0 से क्या होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो पहले हम संख्या को ही ले लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन को निकालते हैं। तो ये अगर हम इसका संख्या निकालेंगे तो संख्या क्या आएगा, अगर हम देखें A बराबर
तो क्या आ जाएगा जी दोस्तों 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा 12 तक जाएगा। ठीक है, क्यों 12 तक जाएगा? क्योंकि जो हमें यक्स का मान लेना है वो 0 से छोटा नहीं लेना है, लेकिन 0 तक हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है। ठीक है, अब 12 से बड़ा नहीं लेना है लेकिन 12 तक ले सकते हैं, तो मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहां पर हम निकालते हैं रिलेशन जो आपको निकालना है वो a कामा b के रूप में निकालना है, लेकिन सच दैट दिया है, लेकिन यहां पर आपको a माइनस b के रूप में होगा, वो भी माड में होगा, और माड से आप बाहर निकालेंगे तो संख्या हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। अब वो जो संख्या आप निकालेंगे इतना आपको ध्यान देना है वो 4 का गुणज है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे a माइनस बी। तो रिलेशन निकालेंगे पहले a कामा b के रूप में, तो सबसे पहले हम 0 को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, 0 को भी छोड़ देते हैं, आगे चल के इसको हम ले लेंगे, फुटअप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2, ये जो 0 आएगा घट के आपस में, ये 0 का 4 का गुणज होगा ही होगा। ठीक है, 0 जो होता है 4 का गुणज होगा ही होगा, 1 भी होगा। तो यहां पर अभी हम इसको नहीं लेंगे, हम सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दो, a का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। a बराबर हम कितना ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे लेक्चरों को ध्यान से सुनिए, जो मैं बता रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करिए, और जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, जो मैं बोलता हूं उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, अब ध्यान दो, a बराबर हम पहले a से स्टार्ट करते हैं। अभी आप 0 को हटा दीजिए, 0 कामा 0 ही आएगा, तो 0 कामा 0 आप चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, चलो आपके संतुष्टि के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 0 कामा 0, लेकिन मैं इसको लास्ट में इसलिए लिखता क्योंकि स्वतुल्य की बात की जाएगी, तो इसलिए मैं आपको समझाने में काफी है आसानी हो जाएगी मेरे को। तो ध्यान दो, यहां पर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 कामा, अब यहां पर b की जगह पर क्या संख्या हो सकता है जो 4 का गुणज हो सकता है, तो 1 कामा 5। अगर देखिए माड में क्या है, a माइनस b है, a माइनस b है, a की जगह पर 1, b की जगह पर 5 रखेंगे, तो 5 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, -4 आएगा। ठीक है, लेकिन माड हटाएंगे तो सिर्फ कितना आएगा, 4, क्योंकि माड के अंदर जो संख्या माइनस में होता है, माड से बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 4, 1 में से 5 घटा तो कितना आ गया, 4। तो a का मान 1, b का मान 5, तो a का मान 1, b का मान 5, और 1 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 4 का गुणज होना चाहिए बोला है, तो 4 का गुणज बन रहा है नहीं बन रहा है, चलिए बन रहा है तो अच्छी बात है। अभी देखिए 1 के साथ एक कंसेप्ट और बनेगा, अभी तो आपने 5 लिया है, अब b की जगह पर आपको 12 से छोटी संख्या तक लेनी है, कोई ना कोई एक संख्या और ले लीजिए। तो अब 1 में से हम कितना घटाएं जो क्या होगा, 4 का गुणज होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान दीजिए, 9 में से 1 घटा दे, देखिए 1 में से 9 घटाएं चाहे 9 में से 1 घटाएं, चाहे दाल में से चाहे दाल भात खाओ चाहे भात दाल खाओ, खाओगे तो वही आइटम तो वही है ना। तो ध्यान दीजिए, 1 में से 9 घटाओ चाहे 9 में से 1 घटाओ, तो यहां पाएगा कितना, -8। आपको पता है माड के अंदर जो संख्या होती है माइनस में, माड हटाते हैं तो किसमें बाहर निकलता है, प्लस में निकलता है। ठीक है, तो 8 आएगा, 8 भी 4 से कटता है नहीं कटता, तो यहाँ पे 1 कामा 9 रखेंगे, 1 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 का गुणज बना नहीं बना। अब ध्यान देंगे, ये अब 12 के ऊपर ले लेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 1 माइनस 12, क्योंकि लास्ट हमें जो संख्या लेना है वो 12 ही लेना है। अब हम 12 अगर ले लेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो -11 आएगा, माड के अंदर बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा, और 4 से 11 कटता नहीं है, अर्थात अब हम इसके ऊपर नहीं ले सकते। तो 1 के सहारे सिर्फ 2 ही अवयव हम प्राप्त कर सकते हैं, 1 कामा 5 और 1 कामा 9। अब हम चलते हैं 2 के साथ। चलिए अब हम 2 के साथ जाएंगे तो क्या क्या रखना होगा उस पर फोकस कर लेते हैं। अब हम a बराबर लेंगे 2, ठीक है, चले ले लेते हैं। तो माड a माइनस b निकालना है, थोड़ा ध्यान से समझिए, समय लगेगा लेकिन समझाऊंगा आपको अच्छे से, ताकि आप फिर दोबारा इसको आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आप सॉल्व कर सको ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो। अब ध्यान दीजिए, a की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो a की जगह पर अगर हम 2 रखें तो अब 2 कामा क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, 2 माइनस, अब कितना रखें कि 4 से कटना चाहिए, तो अगर हम 6 रख दें, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा, और माड से बाहर निकालेंगे 4 आएगा, और 4 से 4 कटता है, अर्थात 2 कामा 6 का कंसेप्ट यहां पर बन जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर। अब हम एक की जगह पर 2 रखे थे तो 2 ही रहेगा, लेकिन अब b की जगह हम कितना रख दें, 10। आप इतना सोचो कि 4 से कौन कौन संख्या करता है। आओ सिंपल तरीका मैं दे रहा हूं आपको, अब एकदम सिंपल तरीका दे रहा हूं। 12 के अंदर
4 कटेगा, 0 तो कटेगा ही, 0 को हम निगलेक्ट लेके चलिए, ठीक है। 4 कटेगा, 4 से 8 कटेगा और 12 कटेगा। यही संख्या आपको घटाने में आना चाहिए। चलिए घटाने में आना चाहिए, तो 2 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब 2 में से, और यह भी ध्यान देना है लिमिट में 12 तक ही रहना है, ठीक है। अब 2 में से कितना घटाएं? 10, तो 2 में से 10 घटाएं 8 आ गया, बस। आगे हम नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि आगे हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 4, 8, 12 यही 3 संख्याओं को लेकर हमें चलना है। उसके बाद अब हम 3 पे आते हैं। 2 का हो गया, 3 पे आते हैं। तो 3 में से कितना घटाएं जो 4 से कटता हो? तो 3 में से अगर हम 7 घटा दें, ध्यान दीजिए, 3 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? 3 में से 7 घटा देंगे यहां पे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखिए 3 में से कितना घटाएंगे? 3 में से 11 घटा देंगे तो 8 आएगा, जो 4 का क्या है दोस्तों? गुणज है, ठीक है। क्या है? 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, और यहां पर 3 में से 11 घटाएंगे। दोस्तों 1 मिनट, फोन आ रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए, 3 में से 7 घटाएं तो 4 आएगा, 4 से कट जाएगा, ये कंसेप्ट बन गया। 3 में से 11 घटाएंगे तो 7 आएगा, ये भी एक कंसेप्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहां पर 2 कंसेप्ट बना है। अब 12 के ऊपर तो जाएंगे नहीं क्योंकि 11 तो हो गया। अब हम 4 को लेके चलते हैं। तो 4 में से क्या घटाएं? 8 घटा दीजिए आप। 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, जो 4 का गुणज होगा। 4 में से आप 12 को घटा दीजिए, 8 आएगा, जो 4 का गुणज होगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारे गुणजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के आप बहुत सारे गुणजों को निकालना चाहें तो आप यहाँ पे आप कामा करके ऐसे बहुत सारे गुणज निकलेंगे, और आगे चल के आपका 0 कामा 0 के रूप में बनेगा। 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 आएगा, जो क्या होगा? 0 जो होते 4 के गुणज होते हैं। अब हम 0 को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 4 से 4 घटाएंगे 0 आएगा। ऐसे पूरी संख्या घटाते चले जाएंगे तो कहां तक घटाएंगे? 12 से 12 तक आप घटाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? और 0 आएगा, जो 0 आएंगे वो भी 4 के गुणज होते ही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। अब पूरी संख्या को 12 तक निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यहां तक आप लिख के आंसर को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। आंसर को क्या ढूंढना है? आपको बताना है कि R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध जो है वो आपको बताना। तुल्यता संबंध के लिए जो रिलेशन है वह स्वतुल्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए, और सममित होना चाहिए, और संक्रमक होना चाहिए, तभी तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए बारी बारी से हम जांच कर लेते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमें स्वतुल्य प्राप्त करने के लिए x रिलेशन x, y रिलेशन y ढूंढना होता है। अर्थात x जो समान होते हैं, a बराबर b बराबर a होना चाहिए। जो रिलेशन होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे 0 कामा 0 एलिमेंट्स आर, 1 कामा 1 एलिमेंट्स आर, या बिलोंग टू आर कह सकते हैं। तो x का जो रिलेशन y के साथ है, अर्थात a रिलेशन b, और यहां पे क्या है? समान है, तो इसको हम a रिलेशन a भी कह सकते हैं। तो जो अवयव यहां पे समान दिख जाएगा वो क्या होता है? स्वतुल्य होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है। आप क्या लिखेंगे? स्वतुल्य है, ठीक है। 0 कामा 0 1 कामा 1 तो स्वतुल्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्वतुल्य हमें मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करना होता है उसको भी ध्यान दीजिए। सम्मित के लिए आपको ए का रिलेशन जो बी के साथ हो, अर्थात x रिलेशन y, और y का रिलेशन वही x के साथ होना चाहिए। तो जैसे देखिए, ए का रिलेशन 5 के साथ, 1 कामा 5 अवयव है कि बिलोंग टू r, और वही 1 कामा 9 बिलोंग टू r। 1 कामा 5 बिलोंग टू r, 1 कामा 9 बिलोंग टू r। तो दोनों ध्यान दिए, एक का जो रिलेशन है दोनों के साथ है। एक का रिलेशन 5 के साथ भी है, एक का रिलेशन 9 के भी साथ है। तो कहने का मतलब यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 कामा 9 बिलोंग टू r, और 1 कामा 9 आएगा भी। कैसे आएगा? 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 जो होगा वो 4 का गुणज होगा। तो सही तो है, सम्मित हो गया। अर्थात हम तो लिख देंगे क्या? जब है तो ये क्या है? सम्मित
है। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात और रह गई बताने को, वो भी मैं आपके कान में बता दूं कि यही बता दूं? चलो यही बता देता हूं। अब आपको बताना रह गया है संक्रमक है या नहीं है। तो संक्रमक का मतलब होता है जो ए का रिलेशन बी के साथ वही बी का रिलेशन सी के साथ। सॉरी दोस्तों, यहां पे मैं तो संक्रमक बता दिया, ये संक्रमक है। क्या है? संक्रमक है। ए का रिलेशन बी के साथ वही बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी के साथ किया तो ये संक्रमक है। अभी हमें सममित बताना है, तो सममित का यक्स का रिलेशन जो बी के साथ वही बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। यक्स का रिलेशन वाई के साथ वाई का रिलेशन यक्स के साथ होगा तो असम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे ले लें 2 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 10 के साथ, बन रहा है? बन ही नहीं रहा है। 3 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का रिलेशन 11 के साथ, तो कहने का मतलब यहां पे सम्मित बनेगा ही बनेगा, क्योंकि घटाने पर जो संबंध आ रहा है 4 का आ रहा है और 4 का जो संबंध आ रहा है तो सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसी को आप ले लो, इसी को आप भी ले सकते हो। जैसे 1 का रिलेशन 5 के साथ, ध्यान दीजिएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तब भी 4 का गुणज होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तब भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि 5 का 1 मैंने आगे निकाला नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 दे दिया है, तो इसका मतलब आगे आप निकाल भी सकते थे। तो 1 का 5 4 का गुणज है, 1 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, वो 4 का गुणज होगा, और 5 में से 1 घटाओगे तब भी 4 आएगा, वो भी किसका? 4 का गुणज होगा। अर्थात 1 का 5 1 बिलोंग टू आर और 5 का 1 बिलोंग टू आर, ये दोनों अवयव इस रिलेशन में हैं, तो यह क्या हो जाएगा? सममित है। ठीक है, आप लिख सकते हैं तो सममित है। तो ये आपको 3 चीजें बतानी थी। आर, यहां बोला आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य, संक्रमक और सममित बताना है, ये तो आप बता दिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आर जो है तुल्यता संबंध है, तो अतः लिख दो आप आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। अब आप क्या करोगे? ध्यान दो, अतः एक तुल्यता संबंध है। क्या? अतः आर होना चाहिए, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब आप क्या करोगे? ध्यान दो, आर एक तुल्यता संबंध हो गया। अब आपको बताना है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयव, तो यहां पे लिखेंगे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित जो अवयव होगा, अच्छा समुच्चय जो होगा वो क्या होगा? एक से संबंधित 1, 5 और 1, 9, यही एक से संबंधित है। तो अर्थात आप लिख सकते हैं 1, 5, 9, ये अवयव है क्या? प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयव हो गया। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। एक आंसर आपका यहां पे निकल रहा है और एक आंसर ये हमें प्रूव करना था। तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा का मतलब इसके साथ भी बताना है आपको अवयव, इसके साथ भी बताना है, तो इसके साथ के लिए 1, 5, 9 निकल जाएगा। अभी उसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा उसको भी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 16वें का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट रख लो और अपने नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं 16वें के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले आप स्क्रीनशॉट इसका लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप नोटबुक भी बना रहे हैं। देखिए नोटबुक बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से युद्ध में हथियार की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके नोट्स बहुत ही जरूरी होती है। आपको पता है कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या आप इसमें लिखे हो, तो वही सब चीजों को घुमा फिरा कर अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में छप जाएगा, कंप्यूटर की तरह दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, तो आप चाहते हो अगर आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चले और एग्जाम में आप कुछ बेहतर कर सको तो नोट्स जरूर बनाइएगा। और सभी सब्जेक्टों का, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ ही का बनाओ, आप जो चीज पढ़ो उसी को किसी न किसी टॉपिक पर, मतलब किसी भी कॉपी पर लिखो, और लिखो जो चीज पढ़ते हो उसको लिखना सीखो। इससे क्या होता है कि वो रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन होता है जो चीज पढ़ के लिखा जाता है ना भूला नहीं जाता, वो कभी इंसान भूलता ही नहीं। तो आप जो भी चीजें पढ़ें लिखे जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया 16वें का पहला क्वेश्चन। अब हम थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
दूसरा है R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका। अब आपको इसमें भी बताना है प्रत्येक दशा आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब स्वतुल्य बताना है, सममित बताना है और संक्रमक बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं संक्रमक और स्वतुल्य, तुल्यता, ये सब तुल्यता पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप दूसरे को हल करेंगे, तो हल करेंगे देखेंगे ए जो है वो ए के बराबर निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि ये अवयव है किसके, ये जो अवयव है, ये ए जो अवयव है स्मॉल ए, कैपिटल ए का अवयव है। समझिएगा, यहां पर अगर हम अवयव बनाना चाहें तो क्योंकि ए कामा बी दिया है तो अवयव है ही किसके हैं, कैपिटल ए के, क्योंकि समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, कैपिटल ए होता है। तो इसी तरीके से ए बराबर ए तो बी बराबर बी भी निकलेगा। जब ए बराबर ए बी बराबर बी, अर्थात ए रिलेशन ए निकल रहा है कामा बी रिलेशन बी निकल रहा है, तो जो रिलेशन है वो समान है, तो समान है क्या निकलेगा, स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। माना, अगर हम यहां लिखे माना ए का रिलेशन जो बी के साथ है, ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ है, वही अगर बी का रिलेशन ए के साथ हो तो वो सममित संबंध हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए सममित संबंध है। क्यों सममित संबंध है, अब इतना डायरेक्ट हम क्यों समझा रहे हैं, थोड़ा एक बार इस पे बात कर लेते हैं। आप तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे बोल दिया ए और बी आपस में बराबर है भैया। जब बराबर हैं और ए कामा बी के रूप में आप अवयव निकालोगे तो वो क्या निकलेंगे, आपस में बराबर। ऐसे ए कामा जो ए का बी के साथ संबंध होगा वही तो बी के साथ ए का भी संबंध होगा। आपस में जब बराबर हैं तो संबंध भी तो बराबर होगा, इसलिए सममित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट में आपको बताना होता है संक्रमक। तो संक्रमक का मतलब होता है, मान लीजिए ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। ध्यान दीजिएगा, बी का संबंध सी, ये आर है, ध्यान दीजिएगा। ए का संबंध बी के साथ है, यानी ए बी दोनों अवयव हैं आर के, और बी सी भी अवयव हैं दोनों आर के, अर्थात ए बराबर बी है और बी बराबर सी है। तो ए बी के बराबर है तो बी सी के बराबर है, तो ये बी जो है ए के भी बराबर है, सी के भी बराबर है, तो डायरेक्ट हम सी को ए के साथ बराबर कर सकते हैं, अर्थात ए कामा ए बराबर क्या निकलेगा, सी निकलेगा। तो ए का सी के साथ भी रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए कामा सी यहाँ पे बिलोंग टू क्या कर देंगे, आर कर देंगे। तो ए का बी के साथ रिलेशन था, बी का सी के साथ रिलेशन था, तो जब ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, ध्यान दीजिए, तो ए का डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ भी तो हो सकता है, तो हो सकता है इसका रिलेशन इसके साथ, तो ए कामा सी ये क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे संक्रमक संबंध है, और जब तीनों संबंध होता है तो तुल्यता संबंध हो जाता है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः आर एक, ये आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध है। अब आपसे बोला है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, तो एक से संबंधित लिखिए यहां पे, एक से संबंधित अवयव। अब एक से संबंधित अवयव जो है वो क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिए। तो एक से संबंधित अवयव अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्स यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर ए कामा बी बिलोंग टू ए बराबर ए है। तो जो यहां पर हम देखें अगर, तो ए कामा बी जो है सच दैट ए है, और ए किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अगर हम मान लेते हैं ए बराबर, अगर हम बी की जगह पर एक मान लेते हैं तो बी बराबर भी एक निकलेगा, तो जो समुच्चय निकलेगा वो एक ही निकलेगा। तो सिर्फ आप एक ही करके यहाँ पे क्या कर दो, आंसर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 16वें का दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, नोटबुक में आप लिख लो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोल रखा है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ चलते हैं। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ डालते हैं।
बोला है सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 है, r इक्वल टू a, b सच दैट माड में a माइनस b सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है, यानी इससे कोई लगाव नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो बोल रखा है उसको लिख लीजिए। बोल क्या रखा है, रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन बोल रखा है, यहाँ पे समुच्चय बोल रखा है। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि आप समुच्चय को लिख लें। समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन जो दे रखा है उसको लिखते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है, बोला है a, b, ठीक है, सच दैट माड में a माइनस b क्या है, सम है। अब ध्यान दीजिएगा, मैटर यहीं से बनना स्टार्ट होगा, यहीं आपको सब कुछ करना है। बोला है यहाँ पे रिलेशन जो है a, जो b है वो a माइनस बी करने पे क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। और किसको a माइनस बी करना है, इन्हीं मानों को लेकर, ठीक है, वही समुच्चयों को लेकर। तो चलिए r बराबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी करेंगे, माड के अंदर a माइनस बी करेंगे, किसको करने पे सम आएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम 1 ले लें, a की जगह पर 1 ले लें, अब b की जगह पर कितना रखेंगे, सम आएगा 3 की जगह 3 रखेंगे, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 सम संख्या होता है, तो ये तो बनेगा। अभी हम इसको नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, नहीं 1 में से 1 लेके चलो 1, 1 बना लेते हैं पहले, 1, 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, 1, 2, 2 में से 1 घटेगा, -1 आएगा। माड में हमेशा माइनस प्लस तो कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ प्लस में ही आएगा, क्योंकि माड से जब बाहर निकालोगे संख्या प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 1 तो विषम संख्या है, लेकिन सम संख्या की बात किया है, इसलिए 2 नहीं घटेगा। अब यहाँ पे 3 घटाओगे, ठीक है, तो 1 में से 3 घटाओगे, -2 आएगा, माड से बाहर निकलेगा 2 आएगा। तो अर्थात अब क्या आएगा, सम आएगा। सम कब आएगा, जब 1 और 3 का कॉमन सेंस बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1 और 3 बनेगा। अब ध्यान दीजिए, 1 में से 3 घटाएंगे तो 1, 3, 1 में से 3 घटाएंगे सम संख्या बनेगा, तो 3, 1 भी सम बनेगा, क्योंकि 3 से भी घटाना पड़ेगा। 1, 1, 1, 3, 3, 1 ये हो गया। उसके बाद अब हम ले लेंगे किसको, ध्यान दीजिए, 2 से 4 को ले लेंगे और 4 से 2 को ले लेंगे। तो यहां पे लिखिए 2, 4 और 4 आगे, यहां पे ध्यान दीजिए 2, 4, 4, 2 घटाने पे सम आ रहा है, रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1, 5, 1, 5 और 5, 1 घटाएंगे तब भी सम आएगा। ध्यान दीजिए 1 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 4 सम संख्या है। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 सम संख्या है। और कोई घटाने पे आ रहा है, 2 से 4 घटाएं 2 आया, सम संख्या है। 4 में से 2 घटाएं 2 आया, सम संख्या है। और कहीं पे तो हमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कंसेप्ट बन रहा है, तो इतना ही आप रहने दीजिए, ठीक है। अब आप 5 में से 5 भी घटा सकते हो, 4 में से 4 भी घटा सकते हो, 3 में से 3 भी घटा सकते हो, क्योंकि ये क्या होगा कि सम संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 1 लिए हो, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे 0 आएगा, 0 सम संख्या के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये निकल गया रिलेशन। अब आपको बताना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध है या नहीं बताना, चलिए देख लेते हैं। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये आपस में बता रहे हैं कि तुल्यता संबंध है। 1, 1 बिलोंग टू R, 2, 2 बिलोंग टू R, अर्थात ये संबंध क्या है, स्वतुल्य, आपस में समान का संबंध है, समानता का संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हो गया। तो स्वतुल्य संबंध मिल जाए तो आप अब इसके बाद सम्मिश्र संबंध निकाल लीजिए। तो चलिए अब सम्मिश्र संबंध के लिए निकालने के लिए क्या होगा, 1 का देखिए 3 के साथ वही रिलेशन और 3 का 1 के साथ है, तो 1, 3 बिलोंग टू R और फिर 3, 1 बिलोंग टू R। ध्यान दीजिए, एक जो यक्ष का रिलेशन y के साथ है वही y का रिलेशन यक्ष के साथ होता है, तो सम्मिश्र संबंध होता है।
तो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, फिर पलट के 3 का 1 के साथ रिलेशन हो गया, अर्थात ये क्या हो जा रहा है, सममित संबंध है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए सममित संबंध है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको निकालना है संक्रमक। तो संक्रमक का क्या होता है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, अब अगला भी रिलेशन वही उसी के साथ होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ है, तुल्यता को स्वतुल्य को दर्शाता है। संक्रमक के लिए क्या होता है, जो A का रिलेशन B के साथ हो वही B का रिलेशन C के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का रिलेशन 3 के साथ है और आगे 3 का रिलेशन किसी के साथ होगा, जैसे 3 का रिलेशन 1 के साथ है, तो यहां पर क्या होगा, संक्रमित एक दूसरे को करने नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन लिया, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, या 1 का 3 के साथ तो फिर 1 का 5 का 1 के साथ। इस तरीके से यहाँ पे क्या दूसरे को संक्रमित तो करेंगे ही करेंगे। जैसे 1 का रिलेशन 3 के साथ, ध्यान दीजिएगा 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा और यही 1 का रिलेशन 5 के साथ हम कर देते हो कामा 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। तो जब 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ होगा, तो कहने का मतलब एक दूसरे एक का डायरेक्ट 5 के साथ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो 1 का 5 के साथ भी होगा, ध्यान दीजिए कैसे होगा, 1 में से 5 घटेगा 4 आएगा, 4 सम संख्या है, तो अर्थात 1 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रमक संबंध है, ये हो गया संक्रमक संबंध है। अब जब तीनों हैं तो तुल्यता संबंध है, अतः क्या लिखेंगे, यह एक तुल्यता संबंध है। अभी ये तो समाप्त नहीं हुआ, अभी तो आगे मैटर सॉल्व करने के लिए बोला है। फिर बोला है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब 1, 3, 5 जो संबंधित है नहीं है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, माड में हमें लेके चलना है a माइनस बी, तो हम देखेंगे अगर हम यहां पे ले लें, पहले लिख लीजिए इसको 1, 3, 5, अब एक दूसरे संबंधित है नहीं, इसको देखते हैं। तो माड में अगर 1 माइनस 3 करें, कामा 3 माइनस 5 करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, या 1 माइनस 5 करें। ध्यान दीजिए, ये माड में 1 माइनस 3 करें तो क्या आया, -2 आया माड में। यहां पे क्या किए, -4 आया माड में। यहां पे क्या किए, -4 आया माड में, सॉरी -2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माड से बाहर निकालेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर आपस में हम संबंध निकाल रहे हैं। देखा, पर बोला है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे संबंध हैं, तो संबंधित हैं। तो संबंधित क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी सम आ रहा है, 1 से -3 करने पर, 3 का 5 करने पर और 1 का 5 करने पर, ये एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। तो सम आ रहे हैं, तो अर्थात आप लिख सकते हो 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है, क्योंकि एक दूसरे से घटाने पर वो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। फिर बोल रहा है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि 2 से 4 घटाओगे सम आएगा, 4 से 2 घटाओगे तब भी सम आएगा। ठीक है, यहां तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहां पे आप बगल में 2, 4 को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 2 से आप 4 घटाते, ध्यान दीजिए 2 - 4 करते तो क्या आता, 2 - 4 करते तो सम आता। ठीक है, तो सम आता तो -2 आता, -2 भी क्या होता, 2 के रूप में आता। तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आगे बताना है जो 1, 3, 5 का कोई भी जो अवयव है 2 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब ये दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। नीचे देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब हम लेंगे 1, 3, कितना है 5, 1, 3, 5 के जो अवयव है वो 2, 4 से संबंधित नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो अब करिए क्या, 1 का 2 के साथ घटाइए, 3 का 4 के साथ घटाइए, 5 का 4 के साथ घटाइए, तो संबंधित नहीं होगा। इस तरीके से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो माड में आप सॉल्व करोगे 1, -2, 3, 3 - 5 सम हो जाएगा, 5 नहीं करना है, 4 के साथ ले लेना है,
ठीक है। अब 5 का 2 के साथ ले लेना है, इसी तरीके से 5 - 2, इस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें से इसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए जब घटाएंगे तो एक में से क्या घट, तो एक में से -2 घटेगा तो -1 आएगा मार्ड में, यहाँ पे -1 आएगा मार्ड में, और यहाँ पे -3 आएगा मार्ड में। तो कोई सम संख्या आ रहा है घटाने पर, यहाँ -1 है, ध्यान दीजिए, ये -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा मार्ड में, ठीक है, और यह -3 है। तो घटाएं तो क्या आया, मार्ड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। तो ये जो तीनों आए हैं ये क्या है दोस्तों, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या नहीं है, हमें सम संख्या निकालना है, तो एक दूसरे से सम क्या होना चाहिए, सम संख्या में आना चाहिए। तो सम संख्या में नहीं आया है तो अतः आप लिख दीजिए यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है, यही आपको दिखाना था, यही लिख दीजिए, संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, अपने नोटबुक में लिख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और यह भी करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर PQ सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P0 = 0, 0 से संबंधित है। संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। वृत्त की बात किया तो समतल पर हम एक वृत्त बना ही लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त है तो यहां पर हम क्या करते हैं, केंद्र से कुछ रेखाएं खींच देते हैं, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु से बोल रहा है P और Q की समान दूरी है, तो P यहां पे हो जाएगा, Q यहां पर हो जाएगा। और हमें यहां पे बोला तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए हमें एक तीसरा मान चाहिए, एक R मान लेते हैं, एक S मान लेते हैं अपने से, ठीक है। तो जो P और Q हैं एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर हैं। तो जब P और Q एक दूसरे से समान दूरी पर हैं तो R और S भी एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे। कहां से, मूल बिंदु से। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी इसकी स्मॉल r है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो यह भी स्मॉल r होगा और यह भी स्मॉल r होगा। दूरियां तो सभी की समान होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, तो होंगी, तो यहां पर कर दीजिए आप स्मॉल r, ठीक है। तो सभी की दूरियों को मैंने मान दिया स्मॉल r है। बोला सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r PQ जो है, r बराबर PQ जो है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो ये जो मूल बिंदु से दूरी है Q की और P की, ये आपस में दूरियां समान है। जैसे यहां पर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो समान कहने का मतलब जो एक का मान होगा वही दूसरे तीसरे चौथे का भी मान होगा। अब बताना द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पहले हम यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिए R बराबर P, Q, ठीक है, P, Q सच दैट अब P की दूरी, यहां ध्यान दीजिए, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो आप यहां लिखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अर्थात समान है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो जो ये दूरी P का मूल बिंदु तक है और वही मूल बिंदु से Q तक वही समान दूरियां हैं, ठीक है।
तो समान दूरी होने का मतलब जो P, यहां पर मूल बिंदु को हम O मान लेते हैं। मूल बिंदु को किससे व्यक्त करते हो आप? O से। तो जो POP, यहां से मूल बिंदु से ये दूरी P की है OP, और मूल बिंदु से जो दूरी यहां Q की है, ये क्या है? समान है। O से P की दूरी बराबर OQ, अर्थात जो दूरी O से P तक की है वही दूरी O से Q तक की है, अर्थात ये दूरियां आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि यहां पे जो रिलेशन निकल रहा है, हमें बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो जो रिलेशन है कैसे होगा संबंध? तुल्यता संबंध। ध्यान दीजिए, यहां पे तुल्यता संबंध कैसे होगा? जब आपको स्वतुल्य मिल जाएगा, सममित मिल जाएगा और संक्रमक मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तीनों जब हो जाएंगे, जब तीनों संबंध मिलेंगे तब जाके मिलता है, जब बनता है तुल्यता संबंध। तो यहां पर दूरियां जब आपस में समान है, तो जब दूरियां समान होती हैं आपस में, मतलब दोनों का मतलब अर्थ वही निकल रहा है, आपस में स्वतुल्य, तो स्वयं में तुल्य हो, समान हो, तो वो क्या होते हैं? स्वतुल्य संबंध होता है। तो जो दूरी O बराबर OP बराबर है वही दूरी OQ बराबर होगी, वो जो OQ बराबर है वही OP बराबर भी होगी। तो कहने का मतलब जो रिलेशन है वो समानता का रिलेशन है। तो समानता का रिलेशन होने से यह क्या हो जाएगा? स्वतुल्य। ठीक है, चलिए सममित बता लेते हैं। ध्यान दीजिए, सममित का मतलब क्या होता है? POP की जो दूरी है वही OQ की दूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे OP इक्वल टू OQ, ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। कहने का मतलब यहां पर आप लिख सकते हो OP, ठीक है, OP रिलेशन जो है OQ से बराबर की है, और जो रिलेशन OQ का है वही OP का है, यानी जो रिलेशन है वो समान है। तो समान है तो क्या हो जाएगा? सममित है। ध्यान दीजिएगा, जो संबंध x का y के साथ हो, जो संबंध x का y के साथ हो, और वही संबंध अगर y का x के साथ निकल जाता है, कहने का मतलब जो दो, एक का संबंध दो के साथ हो और दो का संबंध अगर एक के साथ आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? सम्मित संबंध हो जाता है। तो यही संबंध OP का है OQ के साथ, और वही OQ का है OP के साथ। जो संबंध वही है तो यह क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। स्वतुल्य का मतलब आपस में बराबर दिख गए तो स्वतुल्य हो गया। अब हम चलते हैं संक्रमक की तरफ। संक्रमक क्या होता है दोस्तों? जो OP बराबर है, ध्यान दीजिए, OP की जो दूरी है वो किसके बराबर है? OQ के। और जो OR की दूरी है, ये आपस में सभी दूरियां बराबर है ना, तो आप लिख सकते हैं OP की जो दूरी है वो OQ के बराबर है, और OQ की जो दूरी है वो OR के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, OQ की जो दूरी है वो किसके बराबर है? OR के बराबर है। तो OP रिलेशन रख रहा है OQ से, और OQ रिलेशन रख रहा है OR से, तो सीधा रिलेशन OR का OQ के साथ, OP का रिलेशन OR के साथ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सीधी भाषा में OP रिलेशन OR। ठीक है, तो OP का रिलेशन OR के साथ बैठ रहा है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः संक्रमक है। क्या है दोस्तों? संक्रमक है। तो ये तो आपको मिल गया स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। जब मिल जाता है तो आप लिख दीजिए अतः R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब ये तुल्यता संबंध आपको मिल गया। आगे बोल रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो P है 0,0 के बराबर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, माना यहां पे क्या? P से O की दूरी स्मॉल r है। माना P से O की दूरी स्मॉल r है, तो Q से O की भी दूरी स्मॉल r ही होगा। अतः
ओपी लीजिए, ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी क्या है स्मॉल आर और ये क्या है स्मॉल आर, तो आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने के लिए बोला था तो ये सिद्ध होगा। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है आपसे सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर t1 t2 सच दैट t1 t2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आगे बोला तुल्यता संबंध है, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। समझ लो दो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ए यहां दिया समुच्चय ए में रिलेशन जो दिया गया उसको लिखते हैं। रिलेशन जो दिया गया है वो दिया गया है t1 कामा t2, ध्यान दीजिएगा t1 कामा t2 सच दैट t1 कामा t2 के समरूप है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए त्रिभुजों की बात की जा रही है। त्रिभुज जो t1 t2 है एक दूसरे के क्या है समरूप है, तो यहां पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब कैसा त्रिभुज बनाना है ये नहीं बोला है, तो हम यहां सिर्फ त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और चलिए त्रिभुज हम यहां पर बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये आपका t1 हो जाएगा, ये आपका t2 हो जाएगा। एक और बना लीजिए क्योंकि अभी आपको संक्रमक बताना होगा, तो संक्रमक में हम c का सहारा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा t3 हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। त्रिभुज क्या बोला यहाँ पे एक दूसरे के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो ध्यान दीजिए समरूप में जब बात की जाती है जैसे a b हो गया ये c हो गया, ठीक है। अगर a b के बराबर है b a के बराबर है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक दूसरे के स्वतुल्य समरूप है समान है स्वयं में तुल्य है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों स्वतुल्य हो संबंध हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं t1 त्रिभुज t1 कामा t2 एक दूसरे के समरूप हैं, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। डायरेक्ट ऐसे आप लिख दीजिए। देखिए जब एक दूसरे का समरूप है समान है तो ये क्या हो जाएगा स्वतुल्य हो जाएगा, आपस में समान हो जाएंगे। a बराबर b बराबर a, t1 बराबर t2 t2 बराबर t1, आपस में जब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। अब ध्यान दीजिए t1 बराबर t2, जो t1 का संबंध t2 के साथ है वही t2 का संबंध t1 के साथ है। कहने का मतलब t1 t2 के समरूप है, t2 t1 के समरूप है, तो जो x का रिलेशन y के साथ y का रिलेशन x के साथ होता है वह सम्मित संबंध कहलाता है। तो t1 जो त्रिभुज t1 है वह त्रिभुज t2 के समान है और t2 जो है यानी समरूप है इसका लीजिए, ठीक है। और जो t2 त्रिभुज है वह t1 के क्या है समरूप है, तो क्या हो जाएगा सममित संबंध है। तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए यहां पे बना दीजिए इसलिए, तो इसलिए सम्मित संबंध है। अब संक्रमक की बात करेगा तो हम एक त्रिभुज अपने से बनाएंगे, तीसरे का सहारा लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए t1 रिलेशन t2 कामा t2 रिलेशन t3, तो क्या हो जाएगा t1 का रिलेशन t3 के साथ हो जाएगा। समझिए t1 t2 के समरूप है, t2 t3 के समरूप है,
तो ये भी तो समरूप नाम शब्द चल रहा है सभी के साथ, तो समरूप मतलब संक्रमक तो तीसरे के साथ ही, तीनों एक दूसरे के तीसरे के साथ भी संक्रमक है ही। तो आप लिख सकते हैं T1 का रिलेशन T2 के साथ है और T2 का रिलेशन T3 के साथ है, तो T1 का कंफर्म है T3 के साथ रिलेशन बनेगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, संक्रमक संबंध है। ठीक है, संक्रमक संबंध है। तो आप इसलिए अतः आप लिखिए, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मिल गया, बोला तुल्यता संबंध है, यहां तक तो सिद्ध हो गया। अब बोल रहा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। परस्पर मतलब एक दूसरे से कौन से त्रिभुज संबंधित है। तो अभी हम 3 त्रिभुज लेके चलते हैं। अब देखिए काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन बोल दिया आगे। देखिए ये मान लेते हैं T1 त्रिभुज है, ये T2 है और ये क्या है, T3 है। ठीक है, अब भुजा दिया गया है, T1 का भुजा दिया गया यहाँ पे 3, 4, 5, तो ये मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये भुजा हो गई। अब हम T2 की तरफ चलेंगे, तो T2 का ये 5, 12, 13, तो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद अब हम T3 की तरफ आएंगे तो 6, 8, 10 मिलेगा। तो पहली भुजा 6, दूसरी 8, तीसरी 10। ये कुछ इस तरीके से त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब आपको आगे चल के बताना है कि जो समकोण त्रिभुज है T3 पर, यह समकोण बोला है मैंने, यहाँ पे समबाहु बना दिया है, तो आप समकोण त्रिभुज बनाइए कुछ इस तरीके। ठीक है, यहाँ बोला समकोण त्रिभुज, तो चलिए हम समकोण बनाते हैं पहले। ठीक है, ये भुजा इस तरीके से 3 त्रिभुज आपको बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोला तो समकोण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया T1, T2, T3। पहली की भुजा 3, 4, 5 है, तो आप लिखिए 3, 4, 5। दूसरी की भुजा कितनी है, 5, 12, 13, तो आप लिखेंगे 5, 12, 13। और तीसरी की भुजा 6, 18, 10 है, तो आप 6, 8, 10, तो 6, 8, 10 लिखे। तो कुछ इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज बन के तैयार होगा। और बोला है त्रिभुजों पर विचार के, तीनों त्रिभुजों पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तो संबंधित का मतलब जिसकी भुजाएं आपस में बराबर आ जाएंगे कट पीट के, वो एक दूसरे से संबंधित है। देखिए जैसे हम पहले T1 से संबंधित T2 को करते हैं। देखिए T2 इसका संबंध आपस में बनता है नहीं, T1 का संबंध हम T2 से लाते हैं, अगर ये संबंध आपस में सही आएगा तो संबंधित है, नहीं तो नहीं। देखिए पहली भुजा, इसकी पहली भुजा T1 बराबर T2 की, तो पहली भुजा इसकी क्या है, 3/5। अब दूसरी भुजा लेंगे और 3/5 हो गया। अब दूसरी 4 है और इसका 12 है, तो 4/12। और तीसरी भुजा 5/13। ठीक है, ये आगे आपस में कट रहा है, 4 तिहाई 12। अब कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात T1 का T2 से संबंध नहीं होगा। T1 नॉट रिलेशन T2। ठीक है, ये नॉट रिलेशन कर देंगे, संबंध नहीं है। अब हम T1 का T3 के साथ लेंगे, तो T1 रिलेशन रखाएंगे इसका किसके साथ, T3 के साथ। तो पहले हम क्या लेंगे, भुजा 3 और इसकी भुजा कितनी है, 6। इसकी दूसरी भुजा कितनी है, 4 और इसकी तीसरी वाली कितनी है, 8। इसकी भुजा कितनी है, 5, उसकी कितनी है, 10। और देखिए कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 4 1 4, 4 दूनी 8, 5 1 5 दूनी 10। अर्थात सब कटे कितना, 1/2, 1/2, 1/2। यानी रिलेशन इसका जो है समान आया। तो संबंध क्या रखेगा, यहां आप लिखिए, अतः T1, T3 के साथ परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित है। समझ में आया नहीं आया? ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप भुजाओं को आपस में डिवाइड करिए, जो बराबर आएंगे कट के सभी आपस में, वही उसके साथ परस्पर संबंधित होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अपने नोटबुक में लिख भी चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
20 बोल रखा है सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर P1 कामा P2 सच दैट P1 था P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित कीजिए प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध R है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं क्या, हल करेंगे। तो हम सबसे पहले तुल्यता संबंध यहां तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तुल्यता संबंध R है तो यहां पर समुच्चय दिया, सिद्ध कीजिए समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय ए में, तो समुच्चय दिया है ए बराबर बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है, बहुभुजों का समुच्चय, जो बहुभुज है उनका समुच्चय, ठीक है। तो बहुभुज क्या है, 3, 4, 5 इनकी लंबाइयां है, ठीक है, भुजाओं की। तो ए बराबर बहुभुजों का समुच्चय दिया है, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है मैं रिलेशन कितना दिया है, रिलेशन दिया है यहां पे P1 कामा P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया गया है। जब भुजाओं की संख्या समान होती है, मान लीजिए बोला है यहाँ पे समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय की बात की जाएगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की अगर जब भुजाएं आपस में समान होंगी तो भुजाएं जब समान होंगी तो आपस में क्या होंगी, स्वतुल होंगी। तो आप लिखिए यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपस में समान है तो यह स्वतुल्य संबंध है। जब समान है ही तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो ही जाएगा, स्वतुल्य संबंध। जब भुजाएं समान है तो कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए बोल रहा है P1 तथा P2 की भुजाएं बराबर है। आप ध्यान दीजिए यदि P1 बराबर P2 और P2 बराबर P1 हो जाएगा, यदि x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन x के साथ समान ही निकल जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा दोस्तों, P1 रिलेशन P2 कामा P2 रिलेशन P1 आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि कैसा संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए सममित संबंध है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्रमक बताने के लिए संक्रमक हम मान लेते हैं यदि P1 का संबंध P2 के साथ है और वही P2 का संबंध P3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। जो P1 का संबंध P2 के साथ है और P2 का संबंध जो P3 के साथ है तो वही क्या हो जाएगा, P1 का रिलेशन P3 के साथ हो जाएगा। अगर P1 का रिलेशन P2 के साथ है और P2 का रिलेशन P3 के साथ है तो P1 P3 क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के रिलेशन होंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। बार बार यही बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। संक्रमक संबंध है, बार बार आप यही पढ़ रहे हो, स्वतुल सम्मित संक्रमक, स्वतुल सम्मित संक्रमक, कितनी बार बताए हम। अब ध्यान दीजिए बोला 3 से 4 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, अब यहां पे आप लिख दीजिएगा, पहले इसको लिखवा लेते नहीं तो आप लिखोगे भी नहीं। अतः बोला है संबंध R एक तुल्यता संबंध है, अतः R एक लिखिए तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है, जब ये तीनों माने आपको ये तीनों संबंध मिलते हैं। पर कौन संबंध, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक मिलता है, ठीक है। तो अतः लिखिए R एक तुल्यता संबंध है। अब 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहां पर समुच्चय ज्ञात करना है, दिया है 3, 4, 5। तो अगर हम यहां पर देखें कुल, यहां पर दो भुजाओं की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे कुल भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, अगर भुजाओं की संख्या हम ले ले T, ठीक है, मानते T,
तो टी बराबर आपको कुल कितनी भुजाएं मिलेंगी? 3, 1 2 3, 3 ही भुजाएं है ना, तो 3 भुजाएं हमें मिल जाएंगी। टी है। अब भुजाओं का जो बहुभुज होगा, यहाँ पे बहुभुज होंगे, उसकी रिलेशन क्या है? बहुभुजों की संख्या रिलेशन मान लेते हैं, ठीक है। बहुभुज भुज आर, तो बहुभुज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कुल भुजाओं की संख्या 3 है, अर्थात टी है, बहुभुज क्या है? आर है। तो इसका अगर हम समुच्चय निकालेंगे तो क्या निकलेगा? टी कामा आर निकलेगा। तो यही समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। बोला है समुच्चय ए के सभी, यहां बोला है समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जो इसके सभी अवयव आएंगे टी कामा आर आएंगे। टी कामा आर कैसे आएंगे? जब सभी भुजाएं, अगर यहाँ पे टी का संबंध आर से है, आर का संबंध टी के साथ है, यहाँ पे निकल रहा है समुच्चय 3 कामा 4 कामा 5 दिया गया है। अब इसी 3 कामा 4 कामा 5 के माध्यम से हम समुच्चय तैयार करेंगे। तो आगे समुच्चय तैयार करने के लिए भुजाओं को एक परफेक्ट मान दिया नहीं गया है, ठीक है। तो भुजाओं को एक परफेक्ट मान अगर नहीं दिया तो आप यही 3 4 5 मान लीजिए। 3 4 5 के रूप में आप निकालेंगे तो एक बहुभुज होगा, एक क्या होगा? ये भुजाएं होंगी। तो बहुभुज क्या होता है? मैंने उसको मान लिया आर है, आर बोला है, बहुभुज का समुच्चय आर है। और यहाँ पर टी संख्याओं का समुच्चय कितना? 1 2 3 भुजाएं, 3 कर दिया। तो 3 की जगह पर टी लिख दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिखेंगे? भुजाओं की संख्या कितनी? 3, तो 3 कामा 3 मिलेगा। उसके बाद 3 कामा कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 3 कामा 5 मिलेगा। यही आंसर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बचा है एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, चलिए उसी को हम लगे हाथ देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, देखते रहिए। सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे, अगर आप मन लगा के ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। तो एल का समुच्चय दिया है, एल बराबर दिया है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। L बराबर एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। उसके बाद बोला है L है, और L में R बराबर दिया है, रिलेशन दिया, उसको भी लिख लीजिए। रिलेशन कितना दिया है? L1 कामा L2, ठीक है, L1 कामा L2 सच दैट L1 समांतर L2। L1 क्या है? समांतर है किसके? L2 के, ठीक है। तो ये आपका दिया गया यहाँ पे रिलेशन, L1 समांतर है किसके? L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो पहले हम यहां तक इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो संबंध R है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताएंगे दोस्तों? स्वतुल्य बताएंगे। स्वतुल्य क्या होगा? जब आपस में एक दूसरे के समांतर है तो स्वतुल्य होगा। लिखिए आप, जब L1 कामा L2 एक दूसरे के समांतर हैं तो यहां पर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब ध्यान दीजिए, L1 और L2, L1 क्या है? समांतर है L2 के, L2 समांतर है L1 के। तो जो संबंध है समांतर का आपस में समान है, स्वतुल्य है आपस में, तो यहाँ पे स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा निकालते हैं, सम्मित, ठीक है। सम्मित का मतलब होता है जब L1 बराबर L2 कामा L2 बराबर L1 है तो सम्मित संबंध होता है। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, L1 बराबर L2 है और L2 बराबर L1, इसका रिलेशन रखता है। L1 का रिलेशन किसके साथ है? L2 के साथ है, और L2 का रिलेशन L1 के साथ है। तो जब इनका दोनों का आपस में रिलेशन है तो आप लिख सकते हैं अतः यह क्या है? सम्मित संबंध है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए।
अब हम देखते हैं संक्रमक संबंध की तरफ। मान लेते हैं L1 का रिलेशन L2 के साथ है, या L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। समांतर की बात किया गया है तो समांतर तो होंगे ही होंगे, बोला है समांतर है L1 समांतर है L2 के, तो L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर होगा L3 के। तो जब L2 समांतर हो गया, L1 समांतर हो गया L2 के, L2 समांतर हो गया L3 के, तो L1 का संबंध किसके साथ बैठेगा? L3 के साथ। L1 समांतर क्या हो जाएगा? L3। ठीक है, L1 समांतर L3 हो जाएगा। तो यहां पर कर दीजिए L1 समांतर L3। अतः आप लिख सकते हैं L1 का जो रिलेशन है L3 के साथ है, तो यह लिख सकते हैं संक्रमक संबंध है। ठीक है, संक्रमक संबंध है। जब तीनों संबंध मिल जाए तो आप लिखिए अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर? चले आगे बढ़ लेते हैं। आगे बोला है सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध तो हो गया, और रेखा y बराबर, ध्यान दीजिए y बराबर दिया है रेखा क्या? 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। देखिए y बराबर 2x + 4 दिया है, तो y बराबर फार्मूला होता है 2x + c। c जो होता है, c अपनी स्वेच्छा से सभी के साथ संबंध रखता है। ठीक है, रखता है, यानी खुद से यह संबंध रखता है। तो c के बराबर क्या निकलेगा? 4। यहाँ पे 2x का 4 के साथ संबंध है, तो c की जगह पर 4 होगा, तो c भी अवयव होगा, रिलेशन होगा। तो आप यहाँ लिखिए c बिलोंग टू क्या? R। अतः आप लिख सकते हैं कि इसका आपस में क्या है? संबंध है। तो सिद्ध हो गया R का आपस में संबंध है। R मतलब समझ रहे हो ना? रिलेशन, इसके दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है, संबंध है। क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और यह एक्सरसाइज अब आपका होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अर्थात प्रश्नावली 1 का G समाप्त हो गया है। अब हम मिलेंगे H के साथ। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपका जैसा विचार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तभी जुड़िए, नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत जुड़े। ठीक है, और हाँ, अगर आपको पसंद आ ही गया है तो अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, घर बैठे यहाँ पे फ्री में आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और घर बैठे इसका पूरा लाभ उठाइए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1 के H के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।